नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस वन की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने ग्राफ तक पढ़ लिया था। अब अपने बात कर रहे हैं एक समान त्वरित गति की समीकरणों के बारे में। एक समान त्वरित गति की समीकरण, एक समान त्वरित गति की समीकरण। ठीक है, तो अब अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एक समान त्वरित गति की समीकरण। देखिए, सबसे पहले तो अपने इस बारे में पढ़ चुके हैं कि जो अपने एक समान त्वरण होता है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, एक समान त्वरण का क्या मतलब है, तो पहले तो बात करनी पड़ेगी त्वरण की। त्वरण का क्या मतलब होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। एक समान का क्या मतलब है, एक समान का मतलब है समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, जहां लिखा है ना एक समान त्वरण, उसका मतलब है समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन की दर। उसे अपने क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक समान त्वरित गति। ठीक है, यानी अपने सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि एक समान त्वरण का क्या मतलब है। तो एक समान त्वरण का मतलब है कि समान समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन है वो क्या हो, अगर समान हो तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक समान त्वरित गति की समीकरण। ध्यान आपको ये रखना है परिवर्तन वाली बात कि वेग में परिवर्तन जो है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इसे अपने क्या बोलेंगे, इसे अपने बोलेंगे एक समान त्वरित गति की समीकरण। ठीक है, अब देखो आगे, अब अपने गति की समीकरण देखते हैं। तो देखिए अपने पास में जो कुछ एक राशियाँ हैं जैसे u, v, a, t, h या s, कुछ भी लिख सकते हो। तो इन सभी राशियों के मध्य जो अपने संबंध दर्शाने वाले समीकरण होते हैं उन समीकरणों को अपने क्या कहते हैं, गति की समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे u का मतलब अपने यहाँ लेंगे प्रारंभिक वेग से, u का मतलब इसका v का मतलब लेंगे अपने अंतिम वेग से, और a का मतलब लेंगे अपने एक समान त्वरण से, t का मतलब यहाँ होगा समय, और s या h का मतलब अपने यहाँ ऊंचाई ले सकते हो या दूरी या विस्थापन आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, परिमाण के रूप में लिखेंगे तो दूरी आ जाएगी और सदिश रूप में लिखेंगे तो विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, तो अपने वेग, त्वरण, समय और दूरी, इन सभी में संबंध दर्शाने वाली जो समीकरण होती है उस समीकरण को अपने क्या कहते हैं, उस समीकरण को अपने कहा जाता है गति के समीकरण। ठीक है, उनको अपने क्या बोलते हैं, गति के समीकरण बोलते हैं। इन सभी के अंदर अपने संबंध दर्शाने वाले समीकरणों को क्या करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे और उन्हीं को अपने क्या कहेंगे, गति की समीकरणें कहेंगे। ये गति की समीकरणें अपने दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो अपने इसमें विधि रहती है आलेखीय विधि, तो एक तो अपने इसमें विधि जो रहती है वो कौन सी रहती है, आलेखीय विधि। दूसरी अपने इसमें रहती है गणितीय विधि। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने आलेखीय विधि की। पहली अपने इसके अंदर विधि काम में ले लेते हैं आलेखीय विधि। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने जो गति की समीकरण व्युत्पन्न कर रहे हैं ये कौन सी विधि के द्वारा कर रहे हैं, आलेखीय विधि के द्वारा गति की समीकरण व्युत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने इसमें क्या करते हैं, एक आलेख बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से अपने इसमें क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो अपने सबसे पहले बात कर रहे हैं एक समान त्वरित गति की, और गति के जो समीकरण व्युत्पन्न कर रहे हैं वो कौन सी विधि से कर रहे हैं, आलेखीय विधि से व्युत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, आलेखीय विधि से गति के समीकरण व्युत्पन्न कर रहे हैं। तो अपने इसकी बात कर रहा था मैं एक समान त्वरित गति की, एक समान त्वरण की बात कर रहा है, यानी अपने इसका डाल जो आएगा वो किसको बताना चाहिए, त्वरण को बताना चाहिए। और ऐसा कब संभव होगा, जब आप लोग इस साइड वेग लेते हो और इस साइड अपने क्या लेते हो,
समय लेते हो, ठीक है। यानी इस समय और ये जो अक्ष है इस पर अपने क्या लेते हैं, वेग लेते हैं। अपने बात कर लेते हैं कि यहाँ से आपका कण जो है वो गति कर रहा है, ठीक है। और इसे अगर मैं नीचे की ओर बढ़ा दूँ तो ये समय t तक गति कर रहा है। 0 से समय t तक वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितने समय तक हो रहा है, 0 से t समय तक हो रहा है, ठीक है। इसे मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा, यहाँ थीटा बनेगा, ठीक है। अगर इसे सामने मिलाना चाहो तो आप लोग इसे भी मिला सकते हो और इसका कोई नाम लिख दो, जैसे ए बी, और इसका नाम लिखो तो क्या लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, ठीक है। और सी अंदर की ओर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ अपने वेग लिखेंगे, ये इसका प्रारंभिक वेग है जहाँ से ये क्या कर रहा है, चलना प्रारंभ कर रहा है, यू वेग से चलना प्रारंभ कर रहा है। और अंतिम वेग मान लेते हैं इसका कितना है, v है, ठीक है। प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग कितना है, u है। और ये अपने समय जो है, ये समय जो है वो कितना है, स्मॉल t है। और अगर अपने इसमें बात करें तो ये ए बी सी ओ, इसे डी नाम दे देता हूँ। ये जो पॉइंट है इस जगह इसे मैंने क्या कर दिया, डी नाम दे दिया। या फिर आप ये भी लिख सकते थे ए बी सी डी और ओ, ठीक है। और अपने इसमें क्या बनाते हैं, ये कोण 90 डिग्री का बनी रहे। ये जो दूरी है इसे देखिए आप लोग, ये दूरी कितनी आएगी, यहाँ ये u है, ये v है और ये कितना है, u है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर वेग कितना है, स्मॉल v है, और यहाँ वेग कितना है, स्मॉल u है। तो ये जो दूरी है ये कितनी है, v माइनस u है। ये दूरी कितनी है, v माइनस u है। आप लोग ये मान सकते हो इसके अंदर कि अपने पास में कोई एक कण है जिसका प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है, स्मॉल u है। यानी कोई एक कण प्रारंभिक वेग u से क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है, और उस समय कितना है, t बराबर 0 है। और जब इसका समय कितना हो जाता है, t हो जाता है, तो ये पहुंच जाता है पॉइंट A पर, और इसका जो वेग है वो कितना हो जाता है, अंतिम वेग जो है वो स्मॉल v हो जाता है, ठीक है। तो x एक्स जो है उस ओर अपने समय दर्शा दिया, जो y एक्स है इसकी जगह अपने क्या कर दिया, वेग को दर्शा दिया। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पर गति की समीकरण व्युत्पन्न करते हैं, और सबसे पहले अपने लिखते हैं गति की प्रथम समीकरण। फर्स्ट ये लगा देता हूँ, गति की या गति का गति की प्रथम समीकरण। तो सबसे पहले अपने इसमें क्या कर रहे हैं, गति की प्रथम समीकरण जो है उस प्रथम समीकरण को अपने यहाँ पर व्युत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि गति की 3 समीकरणें होती है। गति की कितनी समीकरण होती है, 3 समीकरण होती है। वैसे तो अगर आपको याद होगा तो मैंने जब आपको विमा बताई थी, जो चैप्टर 2 आपको मैंने पढ़ाया था, चैप्टर 2 जब मैं आपको करवा रहा था, जिसमें मैं प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाओं की बात कर रहा था, वहाँ भी अपनी एकाधी जगह गति की समीकरणें काम में ली थी। और जो चैप्टर 1 अपने पढ़ा था, जहाँ पर अपने भौतिक जगत और मापन की बात कर रहे थे, वहाँ भी अपने क्या है, इन गति के समीकरणों को काम में लिया था, ठीक है। अब अपने सब कुछ तो शुरुआत के चैप्टर में पढ़ नहीं सकते, तो कुछ एक बातें हैं जो बाद में आपके आएगी। तो यहाँ ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड के अंतर ये आपके चैप्टर आते थे। पहला चैप्टर भौतिक जगत आता था और साथ में मापन और मात्रक आते थे, और दूसरा जो चैप्टर था उसमें क्या आता था, गणितीय संकल्पनाएं आती थी, और तीसरा जो वहाँ चैप्टर था वो कौन सा था, गतिकी था। और अब अपने एनसीईआरटी में इसे पहला चैप्टर माना गया और मापन को दूसरा माना गया, और गतिकी में इसे तीसरा चैप्टर जो है वो माना गया सर्वलेखा में गति के नाम से। ये जो चैप्टर है प्रारंभिक गणितीय संकल्पना है, ये आपके चैप्टर 0 के नाम से वहाँ पर दिया गया है। तो मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि अपने बिल्कुल शुरुआत के जो चैप्टर पढ़े थे ना, वहाँ भी अपने 1-2 बार गति की तीनों समीकरणों को काम में लिया था। अगर वहाँ आपने नहीं देखा है तो आप लोगों ने 10वीं क्लास में इन समीकरणों को जरूर पढ़ा होगा। v बराबर u प्लस at गति की प्रथम समीकरण थी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वेयर दूसरी समीकरण थी, v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as गति की तीसरी समीकरण थी। अपने इन्हीं तीनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, अब व्युत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने लिख देते हैं कि अपने पास में क्या है, गति की पहली समीकरण जो व्युत्पन्न करनी है, v बराबर u प्लस at, ये क्या है, गति की पहली समीकरण है, v इक्वल u प्लस at। अब अपने इसे क्या करना है,
व्युत्पन्न करना है। अब अपने समीकरण को क्या करना है, व्युत्पन्न करना है, यानी अपने को इसका लिखना है प्रूफ, या आप लोग बोल सकते हो अपने को इसकी क्या करनी है, व्युत्पत्ति करनी है कि ऐसा किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपने इसे अगर व्युत्पन्न करना हो तो आपको कुछ एक बातों का पता होना चाहिए। कौन सी बातों का? जैसे मैंने आपको ये बताया था पहले भी, इस तरफ वेग होता है और इस ओर क्या होता है, समय होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डाल, क्या पूछा जाए, डाल पूछा जाए, तो डाल के इसमें आप क्या करते हो, दोनों का भाग लगा देते हो, v बटा टी, वेग बटा समय करते हो। इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलता है त्वरण। क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल तो आप लोग क्या करते हो, v इंटू टी करते हो। क्या करते हो, v इंटू टी करते हो। तो डाल अगर पूछे तो v बटा टी करते हो, और क्षेत्रफल पूछे तो आप v इंटू टी करते हो। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डाल निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या निकाल रहा हूँ, जो ग्राफ है उसका ढाल निकाल रहा हूँ। किसका ढाल निकाल रहा हूँ मैं, ये जो त्रिभुज दिया गया, ये ए सी बी, ये जो त्रिभुज है इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ढाल निकाल रहा हूँ, टेन थीटा निकाल रहा हूँ, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि जो सी ए वक्र है, इस वक्र का अगर अपने क्या करें, ढाल ज्ञात करें, यानी जो सामने आपके वक्र दिया गया है, इस वक्र का यदि अपने क्या करें, ढाल ज्ञात करें। वक्र कौन सा है, ये वेग समय वक्र जो है, या आप लिख सकते हो यहाँ वेग समय वक्र का ढाल। और वेग समय वक्र का ढाल किसको व्यक्त करता है, त्वरण को व्यक्त करता है। वेग बटे समय v अपॉन टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। किसे व्यक्त करता है, वेग समय वक्र का ढाल, तो ये व्यक्त करता है त्वरण को, यानी टेन थीटा किसको व्यक्त कर रहा है, इसके त्वरण को व्यक्त कर रहा है। यहाँ टेन थीटा अगर अपने निकालें तो यहाँ इस त्रिभुज के अंदर टेन थीटा आप लोग देख सकते हो किसके बराबर आएगा, ये आएगा ए बी अपॉन बी सी, या सी बी लिख सकते हो, सी बी इसके क्या आएगा, ये बराबर आएगा ए इक्वल टेन थीटा इक्वल ए बी अपॉन सी बी। ये जो लाइन है, इस लाइन में अपने इसका क्या देना है, भाग देना है। यहाँ ये लंब है और ये क्या है, आधार है, ठीक है। तो अपने लाल बटा कक्का से आप लोग देख सकते हो, लाल बटा कक्का जो सूत्र होता है उससे आप लोग देख सकते हो, ये आपको क्या करना है, लंब बटे आधार करना है। ये इसका लंब है और ये क्या है, आधार है। तो ए बी लंब है और सी बी जो है वो क्या है, यहाँ आधार है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब लिखते हैं ए इक्वल टेन थीटा और ए बी का मान देखिए यहाँ कितना है, ए बी का मान है v माइनस का u, कितना है, v माइनस का u, और सी बी इसका मान कितना है, t है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो a इक्वल v माइनस यू बटा टी, यानी आप लोग लिख सकते हो v माइनस यू बराबर a टी, v माइनस यू बराबर a टी। या यहीं से आप लोग क्या लिख सकते हो, यहीं से लिख सकते हो v इक्वल यू प्लस ए टी, v इक्वल यू प्लस ए टी। इस u को अपने ले गए आगे वाली साइड में, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है v इक्वल यू प्लस ए टी। ये अपने क्या कहलाती है, ये कहलाती है गति की प्रथम समीकरण। इसे क्या कहते हैं, गति की प्रथम समीकरण कहते हैं। v इक्वल यू प्लस ए टी, यहाँ v जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, गति की प्रथम समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हो। अब अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गति की द्वितीय समीकरण की। तो गति की द्वितीय समीकरण जब अपने व्युत्पन्न करते हैं तो गति की द्वितीय समीकरण देखिए किस प्रकार व्युत्पन्न करेंगे। गति की द्वितीय समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी गति की द्वितीय समीकरण की। गति की द्वितीय समीकरण होती क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे आपको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है, इसकी व्युत्पत्ति करनी है, या इसका आपको देना है प्रूफ। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ जो आपका ये वक्र है, कौन सा वक्र है भाई, ये आपका वेग समय वक्र है। तो वेग समय वक्र और जो ये अक्ष है, कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, जिस पर लिया गया है समय, तो वेग समय वक्र तथा समय वक्र, वेग समय वक्र तथा समय वक्र, यानी वेग समय वक्र व
समय वक्र या x लिख सकते हो, समय x के मध्य का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल किसको व्यक्त करेगा? देखिए आप लोग, यदि आपको इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इन दोनों का क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको बताया था v और t का आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा करना होता है। तो ये किसको व्यक्त करता है? ये विस्थापन s को व्यक्त करता है। कैसे करता है? आपको पता है s अपॉन टी किसके बराबर होता है? v, वेग के बराबर होता है। देखिए अगर इस साइड लेकर के आते समय को तो ये क्या बनता, s बटा टी बराबर v बनता, यानी v इंटू टी किसके बराबर आ रहा है? s के बराबर आ रहा है। तो ये जो वक्र है इसका अगर आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, ये क्षेत्रफल किसको व्यक्त करेगा? ये क्षेत्रफल व्यक्त करेगा विस्थापन को। यानी आप लोग लिख सकते हो s के बराबर, ये वेग समय वक्र व समय x के मध्य का क्षेत्रफल किसके बराबर है? s के बराबर है। यही लिख देता हूँ मैं, यानी विस्थापन s किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर है? वेग समय वक्र व समय x के मध्य के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ ये जो आकृति बन रही है, ये वाली आकृति, ये आकृति, इसका आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते समय आपको ये दिख रहा होगा कि एक तो यहाँ त्रिभुज बन रहा है, एक आप इसे वर्ग या आयत कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे आयत मानते हो या समांतर चतुर्भुज मान लो भी, क्या मान लो? समांतर चतुर्भुज मान लो। ठीक है, और ये क्या है? आपके पास में समकोण त्रिभुज है। इन दोनों का क्षेत्रफल अगर आप लोग क्या कर देते हो, जोड़ देते हो, तो सामने जो आकृति आपके दिखाई दे रही है आप लोगों को, इस आकृति का आप लोग क्या कर सकते हो? क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों आकृतियों को मिलाकर के आप क्या कर सकते हो? क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखना कि मैं इस कंप्लीट की बात नहीं कर रहा, कंप्लीट तो अपने समलम चतुर्भुज बनेगा। ये जो कंप्लीट आकृति बन रही है ना, ये कंप्लीट आकृति, ये कंप्लीट तो समलम चतुर्भुज बनती है, समलम चतुर्भुज बनती है। परंतु मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो क्या है आपके पास में एक समांतर चतुर्भुज है, और इसकी बात कर रहा हूँ जो आपके पास में क्या है? एक त्रिभुज है। दोनों मिलकर के समलम चतुर्भुज की आकृति बन रही है। या तो सीधा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, या फिर आप क्या करो, त्रिभुज का और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो दोनों का अलग अलग कर रहे हैं। तो s बराबर, सबसे पहले अपने ये जो चतुर्भुज दिख रहा है सामने, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं समांतर चतुर्भुज का। तो आपको क्या करना होता है? ये जो दोनों भुजाएं हैं, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा, इनका क्या करना होता है? आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, या आयत अगर मानते हैं तो लंबाई गुणा क्या करते हैं आप लोग? चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर लो, या इन दोनों भुजाओं का क्या कर लो आप लोग? मल्टीप्लाई कर लो। तो ये ऊंचाई कितनी है? u, और ये कितनी है? t। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा ut प्लस, यानी आप लोग क्षेत्रफल जोड़ रहे हो, ये जो आकृति है ओ सी बी डी, इसका क्षेत्रफल, और ये जो आपके सामने ए बी सी दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल, प्लस क्या करोगे? त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ? ये, इसकी लंबाई किसके बराबर है? टी के बराबर है। आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी? v माइनस यू है। कितनी है? v माइनस का u है। ठीक है, तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो s बराबर यू टी प्लस हाफ, और ये यहाँ पर t आएगा, गुणा v माइनस यू की बात करें तो गति की जो पहली समीकरण है वो देखिए क्या होती है? v बराबर u प्लस a t होती है। यहाँ से v माइनस यू किसके बराबर होता है? a t के बराबर होता है। इसका मान रखिए क्या आएगा? a t। तो ये बनता है s बराबर यू टी प्लस हाफ a और t की स्क्वायर। क्या बनता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपने पास में क्या है? गति की द्वितीय समीकरण है, जिसे आपको क्या करना था? व्युत्पन्न करना था। ठीक है, अब अपने बिल्कुल लास्ट में बात कर लेते हैं गति की तृतीय समीकरण की। गति की तीसरी समीकरण, तो देखिए गति की तीसरी समीकरण अगर अपने को व्युत्पन्न करनी है तो अपने किस प्रकार से इसे व्युत्पन्न करेंगे? तो अब अपने टॉपिक है गति की तृतीय समीकरण। गति की तृतीय समीकरण। ठीक है, तो अब अपने क्या कर रहे हैं? गति की जो तृतीय समीकरण है, इस तृतीय समीकरण को अपने व्युत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोग गति की पहली समीकरण लिखोगे। पहली समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, v इक्वल यू प्लस ए टी है। फिर दूसरी समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी है, और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर है। आप लोग यहाँ से t का मान ज्ञात कीजिए इस समीकरण से। आप लोग पहले तो लिखोगे
v माइनस यू बराबर ए टी, और t इक्वल क्या आ जाएगा v माइनस का u अपॉन ए। ये आपके पास में क्या है, t का मान है। समय t कितना है, देखिए v इक्वल यू प्लस ए टी, वी माइनस यू बराबर ए टी, टी इक्वल वी माइनस यू अपॉन ए। ये t का क्या है, यहाँ पर मान है। इस मान को आप लोग यहाँ काम में लीजिए तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा s इक्वल यू इंटू टी। टी का मान कितना भी, v माइनस का u बटा a प्लस 1/2, और साथ में क्या है a। t का मान रखा आपने कितना, v माइनस का u बटा a और इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हो, इसे ऊपर से सॉल्व कर रहा हूँ भैया, अब से आप लोग लिख सकते हो s इक्वल इसे मल्टीप्लाई कर लो और a को अलग अलग भी लिख दो। ये क्या बनता है, ये बनता है u v, या एक बार इसे ऐसे ही लिखते हैं u v माइनस का u स्क्वायर, u v माइनस का u स्क्वायर बटा स्मॉल a, u v माइनस का u स्क्वायर बटा स्मॉल a प्लस 1/2, और ये क्या है a, और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u v, और अपॉन में क्या आ जाएगा a की स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। ठीक है, देखिए क्या किया, अपने u को मल्टीप्लाई किया तो ये u v माइनस का u स्क्वायर अपॉन a बना, प्लस क्या बनता है 1/2a अपॉन में a स्क्वायर बनती है। ये देखिए यहाँ a है तो वहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाली टर्म ये v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, वह देखिए v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस होने की वजह से माइनस का 2uv। ठीक है, अब देखिए अब ये आएगा s इक्वल, इसे अलग अलग डिवाइड कीजिए, uv अपॉन a माइनस का u स्क्वायर बटा कितना a प्लस का 1/2a या v स्क्वायर बटा 2a। ये तो आया v स्क्वायर और ये आया यहाँ से 2a प्लस का ये क्या है u स्क्वायर और ये क्या है 2a माइनस का, देखिए 2 से ये 2 क्या हो जाएगा निरस्त, और u v बटा क्या बनेगा a बनेगा, u v बटा क्या बनेगा a बनेगा। अब देखिए ये u v बटा a, ये u v बटा a यहाँ से हो जाता है निरस्त। ठीक है, ये u v बटा a और u v बटा a यहाँ से क्या हो जाता है निरस्त हो जाता है। अब आपके पास में एक तो ये बचा है, देखना इसे, और एक इसे देखो आप लोग, ये तो कितना है 1 है, गुणांक की बात कर रहा हूँ, इसका तो गुणांक कितना है माइनस का 1 है, और इसका कितना है प्लस का 1/2 है। किसका गुणांक u स्क्वायर बटा a स्क्वायर का, यानी आपके पास में बचेगा कितना, आपके पास में बचेगा माइनस का 1/2, यानी आप लिख सकते हो s इक्वल माइनस का कितना 1/2, माइनस का 1/2 u स्क्वायर अपॉन a और प्लस का v स्क्वायर अपॉन 2a, प्लस का v स्क्वायर अपॉन 2a, प्लस का v स्क्वायर अपॉन 2a। इसे आप लोग पहले एडजस्ट कीजिए, पहले लिखिए इसे v स्क्वायर अपॉन 2a माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a किसके बराबर, s के बराबर। 2a को आगे भेजिए, ये बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या बना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके पास में क्या है, गति की तीसरी समीकरण है। ठीक है, तो आलेखीय विधि के द्वारा आपने यहाँ पर क्या किया है, गति की तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न कर लिया है। ये समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as गति की तीसरी समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने गति की तीनों समीकरणें यहाँ पर क्या कर लिए, व्युत्पन्न कर लिए। फिर से बताता हूँ इसे, पहली समीकरण से t का मान निकाला, दूसरी समीकरण में रखा, इसे थोड़ा सोल्व किया, यहाँ तक पहुँचे। यहाँ आपने क्या किया, ये कट रहा था इसे काट दिया, इन दोनों को या तो जैसे मैंने बताया वैसे घटा लेना, या फिर क्या करो इन दोनों को एक साथ लिखकर एलसीएम वगैरह लेकर के भी आप लोग सोल्व कर सकते थे। यानी यहाँ आप क्या कर लेते, इनका एलसीएम ले लेते 2a और इसे सोल्व कर लेते, तब भी आपके पास में सेम रिजल्ट आता। ठीक है, ये अपने गति के तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न किया है। कौन से तरीके से, आलेखीय या आरेख जो है या ग्राफ जो है
ग्राफीय विधि भी बोल सकते हो, आलेखीय या अरेखीय विधि भी आप इसे बोल सकते हो। इसकी सहायता से गति की तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब अपने जो कलन विधि है या जो गणितीय विधि अपने जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा अगर अपने व्युत्पन्न करना हो तो देखिए कैसे व्युत्पन्न करेंगे। अब अपने इसके अंदर आता है कलन विधि। कलन विधि, कलन विधि के द्वारा गति की तीनों समीकरणों का व्युत्पन्न। सबसे पहले अपने इसके अंदर प्रथम समीकरण को फिर से व्युत्पन्न करते हैं, यानी जो अपने प्रथम समीकरण व्युत्पन्न किए उसे व्युत्पन्न करते हैं। तो फर्स्ट अपने इसमें आता है, देखिए कलन विधि या गणितीय विधि एक ही बात है। तो सबसे पहले प्रथम समीकरण देखिए, प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण अगर अपने को व्युत्पन्न करनी हो तो देखिए अपने क्या करेंगे, अपने लिखेंगे a इक्वल dv बटा dt। क्या लिखा अपने, a इक्वल dv बटा dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो अपने यहाँ क्या किया, वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर लिखा, त्वरण के बराबर लिखा। अब मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूँ dv बराबर a dt। क्या लिख सकता हूँ, dv इक्वल a dt। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, dv बराबर a dt इसे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर मैं ये मानता यहाँ कि इसका प्रारंभिक वेग कितना था, प्रारंभिक वेग था u, अंतिम वेग कितना था, अंतिम वेग मान लिया v, त्वरण मान लिया कितना है, एक समान त्वरण है अभी। तो a समय पहले 0 था और 0 से कितना हो गया है, t हो गया। तो समय 0 से t हो गया, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण कितना, स्मॉल a। अब आपको क्या करना है, गति की पहली समीकरण को व्युत्पन्न करना है। तो आपके पास में क्या है, आपके पास में है dv बराबर a dt। अब आप लोग क्या करोगे, इसका समाकलन करोगे। समाकलन कहाँ से कहाँ तक करोगे, देखिए इसका समाकलन करोगे u से v तक। किसका समाकलन किया आपने, v का किया, u से v तक आपने क्या किया, इसका समाकलन किया, किसका, dv का। और इक्वल क्या लिखा, 0 से t तक, a को तो बाहर रखोगे, और किसका समाकलन, dt का। ठीक है, समाकलन करना है अपने को। और अब अपने क्या किया, ये जो v है ये dv है, इसका समाकलन क्या होता है, v होता है। और कहाँ से कहाँ तक करना है, u से v तक करना है, a बाहर रखो, t इसका समाकलन होगा कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से t तक करना है। अब आप लोग क्या करोगे, इसका मान रखोगे, पहले ऊपर वाली लिमिट रखो v, फिर नीचे वाली लिमिट रखो माइनस में, v माइनस u, a ऊपर वाली लिमिट t, नीचे वाली लिमिट 0। तो ये क्या बना, देखिए ये बना v माइनस का u। v जो ऊपर से मुड़ा गया है ना वो तो v है, जो नीचे से मुड़ा गया है वो u है। ध्यान रखना इस बात का, जो मैं लिख रहा हूँ ऊपर से v को मोड़ रहा हूँ, नीचे से u को मोड़ रहा हूँ। तो v माइनस u किसके बराबर है, a t के बराबर है। तो v किसके इक्वल, u प्लस a t के इक्वल। तो ये आपने क्या कर लिया, गति की पहली समीकरण को व्युत्पन्न कर लिया है। कौन सी विधि के द्वारा, अपने इसे व्युत्पन्न किया है जो अपने कलन विधि है, कलन विधि के द्वारा। ठीक है, आज अपने सिर्फ पहली समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे जो कलन विधि है उसके द्वारा। ठीक है, बची गई जो 2 अपने समीकरण है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में व्युत्पन्न करेंगे। और अपेक्षिक वेग पढ़ने के साथ में जो तीसरा चैप्टर अपने सरल रेखा में गति के नाम से जो NCERT के बुक में दिया गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। और समतल में गति चौथा चैप्टर अपने पढ़ना शुरू करेंगे। और जो पुरानी नोट्स है या पुरानी बुक से पढ़ रहे हो तो आपका गतिकी नाम का जो चैप्टर है वही लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो अपने क्या कर रहे हैं, v इक्वल u प्लस ए टी लिख दिया। ये गति की कौन सी समीकरण है, ये गति की पहली समीकरण है। यहाँ थोड़ा समाकलन अगर आप लोग देखना चाहो तो थोड़ा देख सकते हो। ये देखिए यहाँ क्या है, dv है, यहाँ क्या है, dv है। तो आप लोग यहाँ 1 मान सकते हो, इसके साथ में कौन है, dv के साथ में कोई नहीं है, इसके साथ में क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो, या कांस्टेंट मान सकते हो। अगर कांस्टेंट का आपको अवकलन तो करना होता तो आता 0, परंतु अगर समाकलन करना होता तो समाकलन वो चर आ जाता है जिसके सापेक्ष आपको समाकलन करना है। यानी अगर कोई कांस्टेंट हो और कांस्टेंट का आपको क्या करना हो, समाकलन करना हो, तो कांस्टेंट की जगह अपने कांस्टेंट तो बाहर लिख देंगे, जैसे 1 है 1 को बाहर लिख दिया, 2 है तो 2 को लिख दोगे, परंतु साथ में क्या आ जाएगा, वहाँ पर वो चर आ जाएगा जिसके सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है। तो
तो यहाँ dv आया है तो सीधा समाकलन इसका v, और यहाँ कोई नहीं है तो इसका सीधा समाकलन t। ठीक है, और फिर अपने क्या कर दिया, इसकी लिमिट रख दी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर